हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम शहजाद नवाज़ और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं 12th क्लास फिज़िक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम और यूपी बोर्ड के लिए इस टाइम। तो इसमें हम आपको 3 चैप्टर मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तीसरे चैप्टर की थ्योरी करा चुके हैं अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तीसरा चैप्टर क्या था? विद्युत धारा। ये हैगा विद्युत धारा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं आपको। तो आज उसकी हम थ्योरी करा चुके हैं, तो अब हम क्या कराएंगे आपको? उदाहरण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो हैं एनसीईआरटी बुक के, ये है हमारे पास में एनसीईआरटी बुक। ठीक है, भौतिकी भाग 1। ठीक है, इसका कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। और इसके स्टार्ट करते हैं हम उदाहरण। ठीक है, तो देखते हैं। हमने आपको ये भी सुन लीजिए, इसके एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण इस टाइप से दिए हैं, मतलब उन्हें हम मतलब ये नहीं कह सकते कि यूपी बोर्ड के या हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, मतलब कुछ एक से कह सकते हैं, कुछ अटपटे से। ठीक है, तो 1 से लेके 2, पहला और दूसरा। ठीक है, फिर भी आप चाहें तो अपनी बुक से पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरिकल है दूसरा तो बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो स्टार्ट कराएंगे, हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पहला दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा मान के चलो आप। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूँ। वैसे मैंने आपको जब थ्योरी कराई थी इसमें बता दिया था प्रतिरोध और टेम्परेचर, मतलब ताप, इन दोनों में आपस में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, तो फिर भी मैं इसके नोट कर लेना, ये फॉर्मूले दो, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे नोट। एक तो ये होता है, एक जो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, टेम्परेचर निकालने का है। ठीक है, और एक क्या है जिसमें ताप गुणांक दिया होगा। ठीक है, वो दिया होगा। तो देखो मैं यहाँ पे दोनों लिख रहा हूँ, T2 माइनस T1 इजिकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा। एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, T2 माइनस T1 इजिकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा। T1 क्या है? टेम्परेचर है पहला, जो भी पहला टेम्परेचर देगा, पहला ताप देगा, वो T1 हो गया। जो दूसरा देगा वो T2 हो गया। इसी प्रकार जिस टेम्परेचर पे प्रतिरोध देगा वो R1 हो गया। ठीक है, और दूसरा R2 हो गया, और R1। एल्फा क्या होता है यहाँ पे? ताप गुणांक। क्या है एल्फा? पदार्थ का ताप गुणांक है। ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक भी कहते हैं इसे, प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक है एल्फा। एल्फा के बारे में भी मैं थ्योरी में बता चुका हूँ। ठीक है, कि जितने भी पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उन सबका अपना अपना ताप गुणांक होता है। ठीक है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। ठीक है, ये बात बताइए। और इसका मात्रक क्या होता है? प्रति सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ भी T1 T2 का जो टेम्परेचर है, ये किस में नाप रहे हैं हम? कहाँ, किस में रखेंगे? सेल्सियस में। ठीक है, सेल्सियस। मतलब देखो फिर भी एक बार और समझ लो। मान लो कोई तार है, मैं कहूँ कि ये इसका 25 डिग्री टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध इतना है, 5 ओम। बात समझ में आ रही है? अब मैं कहूँ मैंने इसका प्रतिरोध ताप बढ़ा दिया, अब मैंने कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, बात समझ में आ गई? ये मतलब था। तो इसके ऊपर सवाल देगा, या प्रतिरोध इतना है, ऐसा करके दे देगा। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कहा 25 पर इतना है। ठीक है, तो अब मैंने 50 कर दिया तो कितना होगा? तो तुम कहते हो कि सर मान लो 9-10 होगा, 9 मान ले, 9 या 11-12 कुछ भी। ठीक है, तो अब एल्फा देगा या तो वो, या एल्फा निकलवाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा? T1, कैपिटल T1 लिख दो चाहे। ये क्या कहलाएगा? T2, तो ये कहलाएगा R1, ये कहलाएगा R2। अब मैं कहूँ एल्फा बताओ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे? T2 माइनस T1 अपॉन R2 माइनस T2 माइनस T1 इजिकल टू R2 माइनस R1। ठीक है, अपॉन R1 इंटू एल्फा। क्लियर हो गया है? एक फॉर्मूला और लिख लो जो हम अगले एग्जाम्पल में करेंगे, 4 में। ये 3 में करेंगे, और 4 में क्या करेंगे? मान लो उस सवाल में ये एल्फा दिया ही ना हो, ठीक है, और कोई ताप पूछा हो, टेम्परेचर दिया हो, ठीक है, अलग अलग 2 के, और तीसरा टेम्परेचर पूछा हो। मतलब देखो अभी समझाऊंगा, पहले अब दूसरा समझो। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध R0 आया।
क्लियर। 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध R100 आ गया, R100। तो अज्ञात ताप T डिग्री पर कितना हो गया, RT। अब मैं पूछूं तुमसे ये वाला ताप बता दो, ये वाला टेम्परेचर बता दो अज्ञात। बात समझ में आ गई? फिर दोबारा सुनो, मेरे पास एक तार था, ये तार है, मैं कहूँ जब मैंने इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नापा, ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कितना आ गया, R0। 100 पर टेम्परेचर 100 कर दिया तो कितना आया, R100। तो अज्ञात ताप T पर RT मिला हमें ना पता इतना मिल गया हमें। तो अब ये बताओ वो ताप क्या था। तो ये T निकालने का तरीका होता है T इजिकल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। और किस में आंसर आ जाता है इसका, सेल्सियस में। ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ये T निकालने का तरीका है। बताओ बात समझ में आ गई? यहाँ पर क्या निकालने का तरीका है, एल्फा निकलवाए, ठीक है, इनमें से कोई सा भी टेम्परेचर निकलवाए, R1 R2 दे दे, एल्फा दे दे, इनमें से पूछ ले, ठीक है, तो ये निकाल लगाओगे। और वरना ऐसा दिया होगा सवाल, तो ये समझ तो गए वाला सवाल कैसा दिया होगा, ठीक है। ये भी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में करेंगे इसका इस्तेमाल, और एग्जाम्पल नंबर 3 में इसका। और 1 और 2 मैंने कहा था देख लेना, आप पढ़ लेना अपना आप, एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पेचीदा टाइप वैसे ही क्वेश्चन हैं, थियोरटिकल है मतलब दूसरा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3.3 है ना। 3.3 का मतलब होता है चैप्टर नंबर 3 रहेगा, चैप्टर नंबर 30 रहेगा, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। सुनो, किसी विद्युत टोस्टर में नाइक्रोम के तापन अवयव का उपयोग होता है। विद्युत टोस्टर कहते हैं जिसपे ब्रेड सेके जाते हैं, जो सुबह को हम नाश्ता करते हैं तो उस पर ब्रेड सेके जाते हैं। बहुत सौ के घरों में ना भी होता है, वो वैसे ही फ्राई कर लेते हैं तवे के ऊपर रख के, ठीक है, तो उसे टोस्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया बात? किसी विद्युत टोस्टर में नाइक्रोम के तापन अवयव का उपयोग किया जाता है, और उसके अंदर कौन सा ताप को लगाया, हमें नाइक्रोम का तार लगा दिया, ठीक है, जैसा हीटर में न लगा हुआ होता है गोल गोल घेरा घेरा, ठीक है, कोयल की तरह। वो जब इससे एक नगण्य लघु विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इसमें क्या करी जाती है, बहुत छोटी सी धारा प्रवाहित की जाती है, तो कक्ष का ताप पर, कक्ष मतलब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका प्रतिरोध 75.3 ओम पाया गया। अब बताओ, मैंने कहा था जो भी पहला टेम्परेचर दे दे वो T1 है, जो भी प्रतिरोध दे दे वो R1 है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि T1 इजिकल टू 27 डिग्री सेल्सियस पर R1 कितना था, 75.3 पाया गया, ठीक है। इस टोस्टर को 230 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित करते हैं। कितने वोल्ट से, 230 करते हैं, तो कुछ सेकंड में परिपथ में 2.68 एम्पियर की स्थायी धारा स्थापित हो जाती है। आई बराबर क्या है, 2.68 एम्पियर की धारा, ठीक। नाइक्रोम अवयव का स्थायी ताप क्या है, स्थायी ताप, इसका मतलब बात का ताप पूछ लिया, जब स्थायी धारा उत्पन्न हो गई तो स्थायी ताप बता दो। T2 पूछ लिया उसने, T1 दिया ही था। आगे क्या हुआ, नाइक्रोम को सम्मिलित ताप पर परिसर में प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक का नाम दे दिया अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। प्रति डिग्री सेल्सियस कह दो या सेल्सियस का इन्वर्स कह दो, ये कह दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ तक बताइए सवाल समझ में आ गया? मैंने कहा था कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास बुक होनी चाहिए NCERT की, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ रहा हूँ तो आप उसमें मैच करते रहो, यही लिख रहा है, ठीक है, समझ में आता रहेगा, ठीक है। बुक होनी ज़रूरी है, और नोटबुक हो उसमें नोट कर लेना जैसे मैं कराऊँ। ये बताइए बात समझ में आ गई? क्या कहा हमने? उसने कहा एक हमारे पास टोस्टर है, ठीक है, जिसे 27 डिग्री टेम्परेचर पर उसका प्रतिरोध इतना पाया गया, ठीक है। रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर 27। अगर हम उसे 230 वोल्ट से सप्लाई दे दें और इतने एम्पियर की धारा हो भेज दें, तो ये बताओ स्थायी ताप क्या होगा, और अल्फा की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब बताओ क्या करें, तो तुम्हारे माइंड में आ गया, ये करो सर, T2 माइनस T1 इजिकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू एल्फा। तुम कहोगे सबकी वैल्यू पता, हमें एल्फा की पता है, R1 की पता है, ठीक है, T1 की पता है, लेकिन R2 कहाँ दिया है, तो R2 निकालो। तो अब ये बताओ, पहले तो टेम्परेचर जब ये था तो इतना प्रतिरोध मिल गया, अब उसने इतने वोल्ट ये दिया है, I दिया है, तो इससे R2 ना निकाल सकते हैं हम इसका सहारा लेके। जब उसने T2 पूछा है तो इसने पे तो पूछा है, जब हमने इतना वोल्टेज दिया, इतनी धारा भेजी, तो T2 बताओ, तो इन दोनों का सहारा लेकर हम R2 निकाल लें। R2 बराबर क्या हो जाएगा, V/I, ठीक है, ओम का नियम, बताइए, ठीक है, V/I। तो V की वैल्यू कितनी दी है भैया, 230,
और आई की वैल्यू कितनी थी 2.68। ठीक है, इसे तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 85.8। ठीक है, वैसे मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, बोर्ड में आज तक जब भी सवाल आते हैं तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है, बहुत हल्की, मतलब ये पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा। ठीक है, आराम से, कभी ये सोच के घबरा जाओगे यार कैसे कटा है, 85.8 आ गया। ठीक है, घबराना मत, पूरा कटेगा ये। यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया इन्होंने ऐसा। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल पूरे पूरे बिल्कुल सही देते हैं सवाल। ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, R2 मिल गया, अब वैल्यू लगा दो यहाँ पे। तो T2 हमें निकालना था, T1 हमें दिया था, सॉरी कितना दिया T1 27, R2 कितना आया है 85.8, माइनस R1 कितना है 75.3, R1 कितना है 75.3 इंटू आर एल्फा कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻4। T2 माइनस 27, इसमें से ये कैंसिल घटा दोगे। ठीक है, 85.8 में से देखो 85.8 में से 75.3 घटा दो, तो 8 में से 5 गया, वही 3 गया 5, 5 में से 5 गया 0 1, तो 10.5 ही तो बचा। ठीक है, तो 10.5। अब यहाँ पर आओ, और ये माइनस की 4 ऊपर जाके ऐसे हो जाए प्लस की 4, अपोन में आओ 75.3 गुणा 1.7, इनसे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो 10 के हाथ 4 है तो 4 0 लगा दो यहाँ पे, 1 पॉइंट से 1 0 कम हो जाएगा, 3 बचेगी, 3 0 लगा दो, और बहुत आराम से काटते रहो सबको। देखो, तो इसे काटने के बाद जब इसे काटोगे तो आंसर आएगा 820। कितना आ रहा है 820, और T2 बराबर हो जाएगा 820 प्लस 27, ये माइनस का 27 हो जाएगा सब प्लस का, तो 820 और 27 कितना हो गया 847। कितना हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब उसका ताप इतना हो जाएगा, कितने पर, कितने पर, जब तुम इतने वोल्ट की वोल्टेज दोगे और इतने एम्पीयर की करंट भेजोगे, किसके अंदर, तार के अंदर, जो नाइक्रोम का तार उसमें लगा हुआ था टोस्टर में। ठीक है, तो ये कहा था। अब बताओ सवाल समझ में आ गया या नहीं, नोट कर लीजिए आप ऐसे ही। जो हम फिजिक्स में सब सवाल करते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा जैसा तो चूंकि करके डाल देते हैं आगे को साइड में। ठीक है, बोर्ड की कॉपी वैसे भी चौड़ी होती है, आराम से हो जाएगा ये। और ये नोट अलग कर लो आप, ठीक है, अलग पेज पर, के ऊपर सवाल होने हैं। तो ये वाला सवाल जो था तीसरा एग्जाम्पल वो इसके ऊपर था। ठीक है, पहला दूसरा अपना आप पढ़ लेना। तो चौथा एग्जाम्पल कराते हैं। चौथा एग्जाम्पल इसके ऊपर है, देखो समझ जाओगे क्यों है इसके ऊपर, इसलिए मैंने साफ नहीं किया अभी ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, मतलब तीसरे का एक क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा 3.4, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसे हिमांक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हिमांक। ठीक है, या हिमांक का मतलब क्या होता है, जमना। ठीक है, और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसे क्या बोलते हैं, भाप बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने भी ये दिया होगा भाप बिंदु, हाँ सही है, इसे हिमांक भी बोलते हैं। हिमांक मतलब बर्फ। ठीक है, जब जहाँ पे बर्फ जमने लगती है, और ये क्या होता है, इसे बोलते हैं, ठीक है, क्या, भाप बिंदु, और इसे क्वथनांक भी बोलते हैं, भाप बिंदु। इसके बाद क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहे जाएं तो, ठीक है, 100 डिग्री का भाप बननी शुरू हो जाती है, इसलिए इसे भाप बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो फिर दोबारा सुनो, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम था। हिमांक पर, हिमांक मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम था, तो इसका मतलब इन्होंने R0 की वैल्यू दे दी 5 ओम। आगे पढ़ो, तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। भाप बिंदु पर, भाप मतलब R100 की वैल्यू दे दी 5.23 ओम। ठीक है, जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध, ठीक है, इतना हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए, जब उस तापमापी को किसी ऐसी जगह रखा हमने तो इसका प्रतिरोध कितना पाया गया, इतना, तो ये RT हो गया। जब उसने ताप पूछ लिया तो RT कितना हो गया 5.795 ओम। तो पूछ रहा है तो उसका प्रतिरोध बताइए। बता, बात समझ में आ गई। देखो इसे मैं ऐसा समझाऊं, मान लो ये तार है मेरे पास, ठीक है, इसे मैंने जब भाप बिंदु में रखा, बर्फ को ऊपर रखा, तो इसका प्रतिरोध इतना आया। ठीक, समझ में आ रहा है। जब मैंने इसे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबल लिया था, खूब 100 डिग्री सेल्सियस था, उसमें डुबो दिया इसे, तो इसका टेम्परेचर इतना आ गया। ठीक है, और जब मैंने किसी ऐसी चीज़ पर रखा, कोई हीटर पर रख दिया, हीटर है इसका मतलब, ठीक है, कोई हीटर था उस पर रखा तो इसका प्रतिरोध इतना हो गया। तो ये बताओ उस हीटर का ताप क्या था, ये मतलब था। क्लियर हो गया सवाल, उस हीटर का ताप क्या है। तो अब हमें देखो T निकालना है, RT R100 R0 दिया, तो ये फॉर्मूला ना लगा देना चाहिए हमें,
अब ये लगाएंगे हम। अब इससे क्या मतलब, यहाँ पे 2 ताप दिए हैं क्या, यहाँ पे वो दिया है अल्फा क्या, ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा उससे भी, तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, टी बराबर आर टी माइनस आर ज़ीरो अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, ठीक है। वैल्यू लगाओ, आर टी की वैल्यू कितनी है 5.795, R0 की वैल्यू कितनी है 5, R100 की वैल्यू कितनी है 5.23, R0 की कितनी है 5 इंटू 100, बताइए, ठीक है। तो 5.795 में से 5 गया तो क्या बचेगा, ओनली 0.795 अपॉन 5.23 में से 5.23 में से ये गया तो क्या बचा 0.23 इंटू 100, बताइए सही है। इस पॉइंट से अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 23 से क्या करो, इसे काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितनी बार जा रही है, लगभग 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। देखो 4 से बार गया है ना, कितनी बार गया, 4 बार, बताओ सही है। देखो 4 तिया 12 हासिल लगा 1, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हो गया है ना 4 बार। कितने बचे, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, ठीक है, 80 हो गया। अब कितनी बार जा रहा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 69, अब कितनी बार जा रहा है 3 बार। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, किसकी 4.3 की 79.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर तो दोगे, ठीक है। तो अब तो मैं इसमें देख कर लिख दूँ कितना आना चाहिए 345 पॉइंट, ठीक है 65। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 2 चैप्टर हम करा चुके हैं, उसमें एग्जाम्पल न्यूमेरिकल करा चुके हैं। अब जैसे तुम कहो, क्योंकि हमने पूरा नहीं काटा है, पूरा थोड़ी काटा, बताओ। अब और ना कट जाता, 69 आया था, 80 में से 69 के 11 बचे, तो और कट सकता था, ठीक है। तो हो सकता है हमारा पॉइंटों में इधर का आंसर कुछ गलत आए, ठीक है। तो फिजिक्स में घबराने की जरूरत नहीं होती है, पॉइंट से इधर वाली संख्या सही आनी चाहिए। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट से इधर वाली संख्या सही आनी चाहिए, पॉइंट से इधर वाली संख्या है, कुछ गलती भी आती है उसमें, कम बढ़ती आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पूरा नहीं काटा। अब इन्होंने, किताब वालों ने क्या करा, एग्जाम्पल देख रहे होंगे तुम, ठीक है, इन्होंने तो पूरा काटा होगा, काटो मोबाइल से, बिल्कुल यही आ जाएगा। लेकिन भैया वहाँ मोबाइल थोड़ी ना चलेगा, ठीक है, वहाँ तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो इस वजह से क्या करना है आपको, कैलकुलेशन ऐसी करनी जैसे मैं कराता आया हूँ, ठीक है। अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो भी जाके देखें प्लीज़, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और क्या करना है उसके बाद, आपको सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है, बेल आइकन जो होती है उस पर प्रेस करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इसमें पूरी फिजिक्स कराएंगे, 11th की, वो सॉरी 12th की दोनों पार्ट, ठीक है। वैसे तो हम इस वाले चैनल पे अपने 9 से लेकर 12 तक सब पढ़ाएंगे, CBSE बोर्ड की भी फिजिक्स करानी है मुझे इसमें, ठीक है, कराएंगे, नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भैया, अगर ये पेपर में आया पूरा ऐसी का ऐसी, ये समझ लो, गारंटी है मेरी 5 नंबर का आएगा, इससे कम का नहीं आएगा। क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसका मतलब बड़ा होने वाला है एग्जाम्पल, तो तैयार रहो, ठीक है, कॉपी पेन ले लो, समझो, बहुत अच्छा सवाल है, वैसे आ जाएगा बिल्कुल समझ में, ये बेफिक्र रहो। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ जैसे दिया है, ठीक है। जब बुक में जो डायग्राम देता है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जैसा दिया हो ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीक है। आप भी चेक कर लो, अब भी बना लो मेरे साथ साथ। ऐसे तो दिया है, और यहाँ भी प्रतिरोध दिया भाई, ये लिखा हुआ है 1 ओम, ये लिखा हुआ है 4 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 12 ओम, और ये है भाई 6 ओम, ठीक है। ये बैटरी जो दी है 16 वोल्ट की बैटरी है, और ये तुम्हारे की इसमें से करंट जाती हुई दिखाई है। यहाँ आने के बाद 2 जगह बढ़ गई, इधर और इधर, यहाँ से फिर ऐसे निकल गई, फिर यहाँ आने के बाद 2 जगह बढ़ गई, और यहाँ पे ऐसे निकल गई, ठीक है, और वापस इसमें को आ गई। जितनी करंट बड़े वाले साइन से जाती है, बड़ा वाला साइन का होता है प्लस का, ठीक है, और छोटा वाला माइनस का, ठीक है, उतनी करंट माइनस में आती है, क्लियर है। इनके नाम दिए हैं यहाँ, इसके और इसके बिंदु के बीच,
ये ए बी कह दिया, ए और बी के बीच ये वाले प्रतिरोध लगे हुए हैं 4 ओम 4 ओम के। यहाँ पे इन्होंने सी लिख दिया है, बी और सी के बीच 1 ओम का प्रतिरोध है, और यहाँ पे इन्होंने डी लिख दिया है, सी और डी के बीच 12 ओम और 6 ओम के हैं। ठीक है, ये बातें दी हैं इन्होंने, क्लियर है, बिल्कुल ऐसी डायग्राम दिया है, देख लो बुक में। ठीक है, अब सुनो क्या कहा है, पढ़े सवाल। चित्र में दिखाए गए अनुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की एक बैटरी से प्रतिरोधों के एक नेटवर्क को जोड़ा गया है। ये भी सुन लो भैया, ये जो 1 ओम दिख रहा है ये क्या है पता, आंतरिक प्रतिरोध है। क्या है ये, आंतरिक प्रतिरोध, जिसे हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, तो ये मैं दूसरे पेन मार्कर से लिख देता हूँ, इसीलिए तुम्हें समझ में आ जा ये वाला। अब तुम कहोगे सर 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध दिया है इन्होंने, तो क्या पता 1 ओम ये वाला भी तो 1 ओम है, ये भी तो हो सकता है आंतरिक प्रतिरोध। मैं कहूँगा ना ना ना, क्यों, हमेशा बैटरी का जो प्रतिरोध होता है आंतरिक, वो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो भी नेगेटिव के साथ, माइनस वाले चिन्ह के साथ। क्लियर, चाहे कितने एक एक दे देता वो, हम इस वाले को कहते हैं कि ये आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर हो गई बात, बैटरी के साथ जो जुड़ा हुआ होता है माइनस के साथ, वही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ना कि ये वाला। ठीक है, सवाल देखो, दोबारा पढ़ रहा हूं। चित्र में दिखाए गए अनुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर, अब तुम कहोगे सर ये भी तो एक हो, तो आप समझ गए कि आंतरिक कौन सा है, ये वाला। 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की बैटरी के से प्रतिरोधों के एक नेटवर्क को जोड़ा गया है। ये जो बैटरी है इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, 16 वोल्ट की बैटरी है, प्रतिरोधों इसके साथ, इन पूरे सिस्टम के साथ इन्हें प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। क्लियर है, ये है प्रतिरोध सारे, और ये सब, ये वाला कौन सा है, आंतरिक है। क्लियर होगी। नंबर है, नेटवर्क की तुल्य प्रतिरोध परिकलित कीजिए। नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध परिकलित कीजिए। नेटवर्क का क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। ये जो पूरा नेटवर्क दिखाया है तुम्हें, इसका तुल्य प्रतिरोध बता दो। तो अब आपको ये बताना है कौन कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन कौन सा समांतर क्रम है, आपस में निकाल लो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये बताओ, देखो करंट यहाँ से गई होगी, यहाँ आने के बाद क्या हुआ, कुछ इधर गई कुछ इधर, इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, समांतर क्रम, और फिर इसके साथ श्रेणी, फिर ये दोनों कैसा हो गया, समांतर। तो एक काम करते हैं, अगर हम इन दोनों का निकाल लें समांतर क्रम में, तो एक प्रतिरोध ये हो जाएगा, इन दोनों का निकाल लें समांतर में, एक ये हो जाएगा, और फिर तीनों का क्या कर देंगे आपस में, श्रेणी। सही है, ऐसे तो करते हैं। इसका काम ही क्या होता है, समांतर श्रेणी का कम करता चला जाता है। देखो यहाँ पे 2 प्रतिरोध हैं, एक ही है एक ही है, तो जब मैं इन दोनों का निकाल लूंगा तो एक प्रतिरोध हो जाएगा, इन दोनों का निकाल लूंगा एक हो जाएगा, तो फिर ये तीनों एक साथ ऐसे तो मिलते हुए दिखेंगे हमें यूं, इन दोनों का यहाँ आ जाएगा, ये वाला है ही, और ये वाले दोनों का यहाँ पे आ जाएगा, तो तीनों के तीनों श्रेणी क्रम ना हो गए, तीनों का एक साथ निकाल लेंगे, आंसर आ गया। क्लियर है। तो क्या कहा था उसने सवाल में, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये तो कहा उसने, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्लियर, शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 ओम, और 4 ओम कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तब प्रतिरोध, तो इन दोनों के बीच प्रतिरोध जो आया वो क्या आ गया, R1 कह दो, है ना, 4 + 4, श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाते हैं, कितना हो गया, 8 ओम। क्लियर, अब आओ इस पर, 12 और 6, 12 ओम व 6 ओम किस में है, समांतर या पार्श्व भी कहते हैं समांतर क्रम को, है ना, क्रम में है, तब प्रतिरोध क्या आएगा, 1/R2 कह दो, है ना, 1/12 + 1/6, एलसीएम क्या आ गया, 12, तो 12 1 × 12, 1 1 × 1, ठीक है, 6 2 × 12, 2 1 × 2, कितना आ गया, 3/12, कितना आ गया, 1/4। अगर मैं इसका उल्टा करूँगा तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो कितना आ गया, 4 ओम। ये तो आती होगी आपसे एलसीएम लेना, ठीक है, समझ तो गए, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। अगर अब मैं पूछूँ, अब बताओ ये आपस में कैसे हैं, तो तुम कहोगे सर इन दोनों का जो आया है वो था 8, लिख दो यहाँ पर, ये वाला क्या था, 1, ठीक है, और ये दोनों का क्या आया है, 4। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं कहूँ ये तीनों कैसे दिख रहा है आपको, श्रेणी क्रम में, तो क्या कहोगे, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध को R से लिख रहा हूं, 8 + 1 + 4, कितना हो गया भैया, 13। देख लें आंसर, ठीक है, क्यों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम का क्या आया इनका, 2 ओम। ओ सॉरी, क्या क्या गलती हुई, ये श्रेणी क्रम है, ये समांतर नहीं है। ठीक है, 4 ओम व 4 ओम कैसे हैं, सॉरी, ये भी तो समांतर है, बता नहीं रहे हो यार,
समांतर क्रम में है तब प्रतिरोध, ठीक है। तो ये भी ऐसे निकलेगा 1/R1 इजिकल टू 1/4 प्लस 1/4। जब एलसीएम सेम आता है तो ऊपर जोड़ लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो R1 क्या आ गया हमारा, निकल गया R1 2 ओम, ठीक है। अब आगे चले हम, ये 4 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, क्या आया यहाँ का, इसका इन दोनों का क्या आया है 2, इसका क्या आया है, ये तो 1 था ही, इन दोनों का क्या आया 4। बात समझ में आ रही है अब, ये देखो 4, ये 1 था ही, ठीक है। अब बताओ क्या आगा, तो तुम कहोगे सर 2 + 1 + 4 कितना हो गया 7। सही चेक कर लेना, समझ तो गए वैसे। ये बताओ समांतरी तो है, करंट जहाँ पे बटती है, दो जगह बट जाती है तो वहीं बनता है समांतर क्रम, और जहाँ पे सेम चली जाती है वही बनता है श्रेणी क्रम। तो ये दोनों समांतर था, ये दोनों समांतर था, इनका निकाल लिया, इन दोनों का क्या आया निकल कर 1/4 1/4 2/4 1/2, तो R1 आ गया। फिर इन दोनों का निकाला, ये R2 आ गया। इसके साथ क्या कर दिया, तीनों को इसे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है, इसे अलग काम करेंगे। यहाँ तक बताइए क्लियर हो गया। 20 सवाल में क्या कहा, नेटवर्क के तुल्य प्रतिरोध का पहले तो ये हो गया। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल आ गया अब यहाँ से। क्या कहा, प्रत्येक प्रतिरोधक में, इसमें कितना एम्पियर की धारा है, इसमें 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 इसमें, ये पूछ लिया उसने। हमें आर इक्विवेलेंट पता ही है, आर इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं इसे, है ना, तुल्य प्रतिरोध पता ही है। क्या पूछा उसने अब 20 सवाल में, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान। पहले आप ऐसा करिए, इसे नोट कर लीजिए, है ना, इस सवाल को करिए, ठीक है, कर लिया। हाँ भाई शुरू करते हैं। बी पार्ट में क्या कहा उसने, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा क्या होगी, सही है भाई, प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा। तो अब मुझे एक बात बताइए, पहले हमें काश ये तो पता चल जाए कि इसमें से कितने एम्पीयर की करंट निकली, समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, तब हम धारा बता देंगे बहुत आसानी से कि ये जो बैटरी है 16 वोल्ट की, इससे कितने एम्पीयर की करंट निकली। मान लो मैं कहूँ इसमें से आई निकली, तो अगर हमें काश आई का मान पता चल जाए तो हम धारा का मान बहुत आसानी से बता देंगे। समझ तो रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब तुम कहोगे सर आई का मान कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है निकालना। ये बताओ, हमें इसका तुल्य प्रतिरोध पता है 13, वो सॉरी 7 आया था ना 7। हमें इसका बैटरी का वोल्टेज पता है 16, आंतरिक प्रतिरोध पता है 1, तो हम आई नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले आई निकाल लो, क्या कहेंगे हम, पूरे नेटवर्क में प्रवाहित धारा। तो आई बराबर क्या होता है, E/R+R। याद है ये बात, ये हम थ्योरी में लिखा चुके हैं ना। अगर ध्यान हो तो मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं। मैंने तुमसे ये कहा था, जो ओम का नियम होता है ना, अगर उसमें आई निकालो, ओम का नियम ये तो है V = IR, अगर आई निकालोगे तो V/R आ जाता है। याद है ये वाली बात, ठीक है, ओम का नियम। लेकिन जब हम किसी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के वोल्टेज को V ना बोलकर क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो इस V की जगह पर E लगा देते हैं। E क्या है, विद्युत वाहक बल। याद आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था ये जो R होता है, R तो ले रहता ही है, एक्सटर्नल प्रतिरोध, जो भी बाह्य प्रतिरोध लगे हुए दिख रहे हैं तुम्हें, ये है। अगर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी दिया होता है तो हम इसके साथ ये जोड़ देते हैं। अब समझ में आ गई, फॉर्मूला इससे निकाला करो अगर भूल जाओ तो तुम्हें याद होना चाहिए I = E/R+R बैटरी के लिए। हमने ये भी बताया था आपको थ्योरी में कि अगर ये चीज़ ना दी होगी स्मॉल r, तब हम E/R कर देंगे। अगर मान लो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, E दिया हो, ये ना दिया हो, तो हम ये क्या करेंगे, E/ये वाला R ले लेंगे, इसे 0 मान लेंगे उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ दिया, तुल्य प्रतिरोध ना आया अभी इनका निकल के 7, आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है, और 16 वोल्ट की बैटरी है, तो ये विद्युत वाहक बल हो गया। 16 वोल्ट क्या है, विद्युत वाहक बल। क्लियर, तो मैंने ये लगा दिया, क्लियर है। तो बताइए भाई, तो E की वैल्यू 16, R की वैल्यू कितनी आई थी निकल के 7, और ये कितनी है 1, तो 16/8 हो गई, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। अब तुम कहोगे सर 2 एम्पियर, तो ये पता चल गया हमें कि ये जो बैटरी है कितने एम्पियर की धारा निकाल ली है भैया, 2 एम्पियर की। ये तो कहोगे सर ये जो बैटरी है 2 एम्पियर की धारा निकाल ली है। उसने ये थोड़ी पूछा था कि बताओ नेटवर्क में तुल्य धारा मतलब कुल धारा कितनी है, तो हम बता दें 2 एम्पियर। उसने पूछा क्या था भाई, उसने कहा था प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच धारा बताइए, ठीक है, बहुत आसानी से निकालेंगे अब तो हम। अब एक बात बताओ, ये जो आई है इसकी वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, ठीक है, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर जा रही थी यहाँ को। जब यहाँ आई होगी तो यहाँ और यहाँ कितनी बटी होगी, तो तुम कहोगे सर ये भी 4 ओम है,
और ये भी 4 ओम है, तो बराबर बराबर गई होगी। बताओ बात समझ में आ रही है। मान लो हमारे घर में 2 पंखे लग रहे हैं और दोनों बराबर बराबर वाट के हैं, तो करंट बराबर बराबर न बट जाएगी, जितनी उसमें जाएगी तो नहीं इसमें जाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसी 1 एम्पियर इधर चली गई होगी, 1 इधर, तो ये तो क्लियर हो गया, एक सवाल तो यही हो गया। इसी के नीचे लिखोगे तुम यहीं पर, ठीक है, क्या लिखोगे, 4 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा क्या हो गई, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर इसमें और 1 एम्पियर इसमें, प्रत्येक लिख दिया मैंने इसीलिए, ठीक है। अब तुम कहोगे देखो 1 एम्पियर इसमें गई थी, 1 इसमें, तो दोनों में से 1 इधर से 1 इधर से निकल के इसमें आ रही होगी, तो इस वाले में कितनी गई होगी, तो 2 एम्पियर वापस ना आ गई होगी, पूरी की पूरी 2 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, 1 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी, 2 एम्पियर। इसका मतलब इस वाले प्रतिरोधक में कितने एम्पियर करंट गई होगी, 2 एम्पियर। बताइए समझ में आ रही बात है। अब किस में पहुंचे हम, यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद कुछ इधर गई होगी कुछ इधर। अब तुम यहाँ पे एक एक नहीं कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे कहते थे 1 एम्पियर इसमें 1 एम्पियर इसमें, यहाँ पे नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पे 12 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है। अब यहाँ पे आ गए हम, अटक गए, ठीक है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए। अब ये बताइए, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले हमने टोटल धारा निकाल ली, 2 एम्पियर की जा रही थी, तो 1 इसमें 1 इसमें, फिर यहाँ से दोनों की इधर से भी 1 1, 2 इसमें। अब इन दोनों में आके अटक गए हम। तो अब हमने सोचा कि यार ये बताओ, ये दोनों का 12 हो या 6 हो, आपस में कौन सा क्रम है, तुम कहोगे समांतर। समांतर क्रम में क्या चीज़ समान रहती है, विभवांतर। तो अगर हमें काश इनका विभवांतर पता चल जाए कि सी और डी के बीच विभवांतर कितना है, तो हम करंट निकाल लेंगे। कैसे, जैसा अगर जो करंट विभवांतर इसका होगा सी और डी के बीच, वही इसका होगा 12 ओम का, वही 6 का होगा, ठीक है। तो हम V बराबर आई आर करके आई बराबर V अपॉन आर करेंगे, अलग अलग निकाल देंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सी व डी के बीच विभवांतर, क्लियर। तो मुझे ये निकलवा दो, वी सी डी बराबर क्या होता है, आई आर। तो इसमें टोटल करंट तो वैसे 2 एम्पियर गई थी, आई तो यहाँ तक 2 ही थी, कुछ इधर गई थी कुछ इधर। अब हम ये ना बता पा रहे हैं कि कितनी कितनी गई थी। तो 2 इंटू इन दोनों के बीच जो प्रतिरोध था वो कितना आया था, 12 और 6 के, 12 और 6 के प्रतिरोध 4 इंटू 4 कितना आ गया, वी सी डी बराबर आ गया 8। अब मैं पूछूं 8 वोल्ट क्या है ये, तुम कहोगे सी और डी के बीच विभवांतर है। मैं कहूँगा इसका कितना होगा 12 का, तब भी 8 बताओगे। मैं कहूँगा 6 का कितना वोल्ट होगा, तब भी 8 बताओगे। क्यों बताओगे, मैं पूछूंगा क्यों होगा, तुम कहोगे कि दोनों के दोनों समांतर क्रम में हैं। क्लियर है। तो अब जब तुम्हें विभवांतर पता है, इसका भी पता है 8, इसका भी पता है, तो अब धारा निकाल दो। क्या लिखोगे, 12 ओम में प्रवाहित धारा क्या होती है, आई बराबर वी आर, ठीक है। आई बराबर सॉरी वी अपॉन आर। वी कितना है 8 और 12 ओम है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 2/3 एम्पियर। चाहो तो इसे काट सकते हो, 0.67 आ जाएगा, है ना। 6 ओम में प्रवाहित धारा क्या होगा, वी अपॉन आर। आर कितना है 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4/3 एम्पियर। लो भैया हो गया 20 सवाल भी। ये बताओ किस किस की समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी फिर आप रिपीट करना, वीडियो को दोबारा से देखना, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे अभी आ जाएगा, समझो। उसने कहा था प्रत्येक प्रतिरोधक, जितने भी प्रतिरोध लग रहे हैं इनके बीच धारा बता दो, इनमें कितनी कितनी है। तो अब हमने सोचा कि काश हमें पहले ये तो पता चल जाए बैटरी में से धारा निकल कितनी रही है। तो हमने ये निकालने के लिए क्या करा, नेटवर्क की पूरी की धारा निकाल ली, कितनी आई 2 एम्पियर। अब हमने यहाँ से लेके चले, अभी 2 एम्पियर जा रही यहाँ आई। तो यहाँ आने के बाद हमने देखा ये भी बराबर बराबर ओम है, तो बराबर बराबर धारा बटेगी। तो एक इसमें चली गई होगी, एक इसमें, यही हमने लिख दिया, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर। क्लियर होगी। फिर हम यहाँ पे पहुंचे, तो 1 एम्पियर यहाँ से निकल के आ रही थी, 1 एम्पियर यहाँ से, तो यहाँ पे कितनी गई होगी 2 एम्पियर, ये आ गई। क्लियर। अब हम जैसे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ भी कुछ इधर गई होगी कुछ इधर। अब एक एक नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि 12 ओम है और ये 6, अगर बराबर बराबर होते, ये 12 है ये भी 12 होता, ये भी 6 है ये भी 6 होता, तो हम यहाँ भी कह देते कि 1 1 एम्पियर यहाँ भी होगी। लेकिन हम ना कह पाए, तो हमने सोचा कि यार अगर हमें देखो प्रतिरोध पता है, धारा निकालना चाह रहे हैं, अगर काश हमें इसके बीच का सी और डी के बीच का विभवांतर पता चल जाए, हमारा काम हो जाएगा। क्यों, जो इनके बीच का विभवांतर होगा वही इसका होगा, वही इसका। तो सी व डी के बीच हमने विभवांतर निकाला, किससे निकाला, वी बराबर आई आर, ओम का नियम है, वी सी बराबर आई आर। अब मैं बोला गई कितनी थी इसमें धारा, तो तुम बोले कि 2 एम्पियर गई थी, तो 2, और इनके बीच तुल्य प्रतिरोध कितना था, इनके बीच ओनली सी डी के, तुम बोले 4, तो 4 दूनी 8। जैसे 8 मिला तो हमने इसमें भी और इससे भी क्या निकाल ली, धारा निकाल ली तुम्हारे सामने। क्लियर हो गई अब बात। सी सवाल भी दिया है, वो भी देख लेते हैं ना, क्या है सी। नोट तो कर लिया आपने, नोट कर लो, है ना।
पॉज करके नोट कर लिया करो आप। सी क्या है भाई? वोल्टा पाथ VAB VBC VCD ज्ञात कीजिए। VCD तो अभी निकाला ही है हमने भैया, ठीक है 8 तो उसने क्या कह दिया तीसरे सवाल में? VAB बताइए, VBC बताइए और VCD बताइए, यह पूछ लिया है, ठीक है। तो VA और B बताना बहुत सिंपल है। VAB मैं कहूँगा क्या होता है, ओम के नियम, फिर IR। मैं बोला A और B के बीच कितनी धारा है टोटल, तुम कहोगे 2 एम्पियर। इन A और B के बीच कितने ओम का प्रतिरोध है, तुम कहोगे 4 और 4 समांतर थे, जब इन्हें हमने तुल्य निकाला था इन दोनों का तो कितना आया था 2, कितना हो गया 2 दूनी 4 वोल्ट हो गया सवाल। कैसे करा? V = IR। तो उसने कहा था VAB बताओ, तो हम VAB के अंदर आ गए। VA और B के बीच में हमें 2 प्रतिरोध दिखाई दिए, एक ही है, तो इनका प्रतिरोध क्या आया 2। इसमें कितने एम्पियर की धारा थी टोटल 2, तो 4 वोल्ट। अब आओ VBC, B ये है और C ये है, तो इसके में 1 ही ओम तो प्रतिरोध है। V = IR, I कितनी गई इसमें 2 एम्पियर, R कितना है 1, 2 ही कम 2 वोल्ट। अब आओ VCD, वैसे तो VCD डायरेक्ट लिख दो 8, ना लिखना चाहो ऐसे लिखना चाहो, जब ये करते बार ऐसे लिखो। V बराबर क्या होता है IR, कितनी धारा गई इसमें 12 और 6 में 2 एम्पियर, और है कितना वोल्ट, कितना ओम आया था इसका और इसका 4, 4 दूनी 8 वोल्ट, अभी तो निकाला ही था। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए कैसा लगा आपको ये सवाल भी? तो एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ा सवाल था, 3 चीज़ें पूछी थी, इसलिए उम्मीद है मुझे आएगा पेपर में। तो कितने का आएगा? 5 नंबर से कम का नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बताइए क्लियर है? आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। वैसे तो आप देख ही रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो ऐसा है, देखो ध्यान से, दिख रहा है डायग्राम? वैसे तो बुक होगी आपके पास, उसमें देखना। तो एग्जाम्पल नंबर 6 मतलब एक घन दिया है, पहले मैं चित्र बना दूं है ना, तब बाद में कर लेंगे। देखो मेरे चित्र बनाने का भी देख लेना कैसे बना रहे हैं हम, जैसे घन नहीं बनाते हैं इस टाइप से, ये तो है, हाँ ठीक है। इन्होंने यहाँ पे हर एक भुजा में, हर एक साइड में क्या लगा दी है? प्रतिरोध लगा दी है। ऐसा ये बताओ, सब में आ गए चारों? अभी ना जोड़ दो ऐसा करके, और यहाँ भी प्रतिरोध लगा दिए हैं, यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा दिए हैं, यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा दिए हैं, यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा दिए हैं, ठीक है। अब इन्हें यहाँ से इन्होंने इसे जोड़ दिया है ऐसे बैटरी से, ऐसा करके, ठीक है। ये E है और यहाँ पे लिख दे 10 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे जो करंट जा रही है ये 3I है, ये दिया है इन्होंने सब डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पर I चली गई, एक I यहाँ पर चली गई और एक I यहाँ पर चली गई, ठीक है। इन्होंने इनके पॉइंट दे दिए हैं, इस पॉइंट को कहा है A B C और इसे कहा है D, ठीक है। इधर इन्होंने कहा है A' और इसे कहा है B', इसे कहा है C' और इसे कहा है D', ठीक है। ये करंट वो दे दी। देखो इसमें I 3I आई थी, तो I इसमें चली गई, फिर यहाँ आने के बाद कुछ इधर आधी इधर गई होगी, तो यहाँ पे जो गई है I/2, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी I/2 और I/2, ठीक है, ऐसे चली गई। फिर यहाँ से I/2 यहाँ आ रही थी, I/2 ये आ रही थी, I/2 ये है, तो यहाँ पे कितनी चली गई होगी I, समझ जाओगे, वैसे समझ जाओगे आराम से, ठीक है। ऐसे I/2 ये आ रही थी, I/2 ये है, तो यहाँ भी कितनी चली गई I, ठीक है। ऐसा करके I/2 इधर से आई, I/2 इधर से इधर में क्या चली गई I, ठीक है। मिला लो ना, ऐसे ही दिया डायग्राम, जैसे डायग्राम दिया हो वैसे ही बना लो, ठीक है। अब पूछा गया, आप सवाल पढ़े भाई, 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी। अब ये जो बैटरी है इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, देखो नगण्य कह दिया उसने, ठीक है। 10 वोल्ट तथा नगण्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक घनीय जाल परिपथ
जाल लिख दिया उन्होंने, परिपथ जाल, ब्रैकेट में लिख दिया नेटवर्क, जाल टाइप बना दिया है कि सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। ये जितने प्रतिरोध दिख रहा है तुम्हें सब क्या है, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, कितने हैं 12। ठीक है, जाहिर सी बात है जब घन है तो साइड 12 होंगी तो 12 प्रतिरोध है। ठीक है, परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे का अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। समतुल्य मतलब आर इक्विवेलेंट कह दो, है ना, ये बता दो। और क्या बता दो, हर एक किनारे की धारा कि इसमें जो गई, इसमें जो गई, इसमें जो गई। ठीक है, इस किनारे की धारा, प्रत्येक किनारे की धारा, यही बताऊंगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये बताइए बात समझ में आ गई या नहीं, सही है। अब मैंने जो तुम्हें किरचॉफ का नियम पढ़ा रहा था, मैं जब तुमसे बताया था किरचॉफ ने क्यों दिए थे अपने नियम ये, जब कोई तुम्हें ऐसा परिपथ दिखे जिसमें तुम क्लियर ना बता पाओ कि कौन कौन से श्रेणी क्रम है, कौन कौन से समांतर क्रम है, तो किसे याद करो, किरचॉफ को। तो अब हमें किरचॉफ याद आ गया कि यार यहाँ पे तो किरचॉफ का काम ही हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम ये नहीं बता पा रहे हैं कौन सा श्रेणी क्रम, कौन सा समांतर, और कैसे निकालें, कैसे जोड़ें उन्हें। तो जब क्या काम करना है हमें, किरचॉफ। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम था उसने क्या बताया था कि सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, याद है बात, कि जितने भी प्रतिरोध है और उसके संगत धारा उन दोनों का गुणनफल होगा बीजगणितीय योग, और जो उसमें विद्युत वाहक बल लग रहा है उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बात यह आई कैसा लगा ये नियम। ये बताओ, करंट इधर से तो जा रही है, बड़ा वाला जो साइन होता है ना, ये छोटा होता है माइनस का, ये बड़ा प्लस का। यहाँ आने के बाद आगे कहाँ, वो आगे इसमें ही, मतलब सी डैश पे पहुंचेगी वो, सब पूरे जाल में होती हुई कहाँ पहुंचेगी, सी डैश में। देखो सी डैश से यूँ आ जाएगी, सी डैश का ही तो कनेक्शन है इससे, माइनस से। जितनी करंट प्लस में से जाती है उतनी करंट माइनस में आती है। क्लियर है बात भी। अब कोई सा भी एक साइड पकड़ लो, देखो सुनो, अगर हमें सी डैश पे पहुंचना है, अगर हम ऐसा करते हुए पहुंचे तब हम सी डैश पे पहुंच गए, अगर हम ऐसा करते हुए पहुंचे तब हम सी डैश पे पहुंच गए। तो कैसे भी पहुंच जाओ, कोई सा भी तरीका अपना लो, तुम यहां से पहुंच जाओ यूं करके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, हर एक साइड में मतलब धारा समान है और उनका संगत प्रतिरोध भी समान है। देखो अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो इसमें धारा कितनी है, आई, फिर क्या है I/2, फिर क्या है आई। तुम कहोगे हम तो ना जा रहे हैं ऐसे, हम तो ऐसे जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक गए, क्या धारा है इसमें, आई, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या, I/2, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर आई। कोई से ही पकड़ लो, I/2 आई, और उनमें प्रतिरोध भी सुनो बिल्कुल सेम है, क्योंकि सभी एक ओम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लेंगे, ए से सी डैश पे तो पहुँचना ही पहुँचना हमें। ठीक है, तो कहाँ से पहुँच रहे हैं हम, ए डैश, डी डैश, सी डैश। बात समझ में आ गई, कहीं से भी, चाहे ए बी सी डैश, यहाँ से पहुँच जाओ। ठीक है, कहाँ से पहुँचना हमें, ए से सी डैश तक। बताओ सही है, क्या लगाना हमें, किरचॉफ के वोल्टा नियम से। किरचॉफ का वोल्टा नियम ही तो है दूसरा, वो लगा रहे हैं हम। शुरू करते हैं भैया। तो ये बताओ इसमें कितनी करंट है, आई, प्रतिरोध को आर मान लो, प्लस इस वाले पहुंचे इसमें कितनी करंट है, I/2, प्रतिरोध को आर मान लो, प्लस इसमें पहुंचे इसमें कितनी करंट है, आई, प्रतिरोध को आर मान लो, बराबर क्या है। तुम कहोगे सर यही होता है विद्युत वाहक बल। तो इसमें कितने बैटरी लगी हुई ए और सी डैश के बीच, ए सी डैश, ये पहले कह दिया हमने, कितने बैटरी है, ई, चाहे 10 वोल्ट लिख दो, 10 वोल्ट की है ई। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई। अब मैं तुमसे कहूँ इन्हें हल करो, तो तुम कहोगे बटे में 2 है। देखो IR और IR कितना हो जाएगा, 2IR, है ना, IR 2IR प्लस IR बटे 2 बराबर ही कितना हो गया, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 दूनी 4IR प्लस IR इजिकल टू ई, कितना हो गया है 5IR बटे में क्या है 2 बराबर ई। बताइए ठीक है, तो 5I, आर का मान क्या है 1 ओम बटे 2, ई का मान क्या है 10। क्यों, ये 1 ओम कहाँ से आया, हमने थोड़ी कहा, उसने कहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध 1 ओम का है, चाहे तुम यही लगा देते 1 गुणा 1 गुणा 1। क्लियर है, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे, देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो आई बराबर क्या आ गया 4 एम्पियर। आई बराबर कितना आ गया 4 एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ आई की वैल्यू आई है 4। तुम ये नहीं कह सकते यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, अगर मैं पूछूं इसमें कितनी करंट बह रही, तुम कहो 4 एम्पियर।
तो इसमें कितनी होगी, तो I/2 है तो 2 एम्पियर, इसमें कितनी होगी फिर 4 एम्पियर, ये मतलब था। तो हर एक किनारे में तुम्हें धारा बतानी है, ठीक है। तो धारा ऐसी आती रहेगी, इस वाले में पहुंचूंगा तो क्या बताओगे 4 एम्पियर, यहाँ पर पहुंचूंगा तो क्या बताओगे आधी 2 एम्पियर, यहाँ पर पहुंचूंगा तो 4 एम्पियर, ठीक है, ऐसा बतानी है। लेकिन उसने और क्या पूछा था, प्रत्येक किनारे की धारा तो हम ऐसे निकाल लेंगे जो मैंने अभी बताया। वो कह रहे हैं आर इक्विवेलेंट बताओ, और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालें भाई, ठीक है। अब ये आज गई बात, तो अब मैं तुमसे पूछूं क्या इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना, कैसे निकालें तुल्य प्रतिरोध, ये तो तुमने बता दिया 1 ओम है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, फिर ओम का नियम याद कर रहे हैं हम, ये बताओ ये कितना आया था हमारा 5IR/2, ऐसी तो था 5IR/2 बराबर E। तो ओम का नियम क्या होता है ये बताओ, V बराबर क्या होता है, V बराबर ओम का नियम बताओ, V बराबर IR, V बराबर IR, सही है। तो 5I/2 क्या आया है 5I/2, ये तो है। तो एक बात बताओ, ये आया है 5I/2 = E, ये तो आया है, ठीक है। तो I बराबर क्या आ गया था 4 एम्पियर, I बराबर जब हमने इसकी वैल्यू लगाई कितने आए 4 एम्पियर, तो हमें निकालना R, तो R बराबर क्या होगा, R बराबर V/I, ऐसा ना होगा V/E मतलब अपॉन I। यहां तक बता दो ये बात समझ में आ रही है या नहीं। अरे ओम का नियम क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं बैटरी की बात आई है तो I बराबर क्या होता है E/R+R, लेकिन उसने शुरू में ही कहा है ये जो बैटरी है इसका प्रतिरोध नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वो 0 है। तो जब हमने कहा था जब ये ना हो तो ये मत लगाओ, बताओ सही है। तो हमें R बराबर निकालना, तो R बराबर E/I, क्लियर है। लेकिन अब मैं पूछूं तुमसे पूरे परिपथ में कितने एम्पियर की धारा है, I है बस, ये बता दो, बस यहाँ पे गलती मत करना। तो तुम कहोगे सर इसमें से जो धारा निकली वो 3I है, तो यहाँ पे I ना लगा के बस 3I लगाना। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं, चूंकि R बराबर क्या है यहाँ पे 0। ये बताओ R बराबर E/3I, E की वैल्यू कितनी है 10 और 3I की वैल्यू कितनी है 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो R बराबर कितना आ गया 5/3 दूनी 6 ओम। और ये R ना कह के क्या कहना है इसे EQ कह देना, आ गया EQ इक्विवेलेंट, क्योंकि R तो हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, R की समानता हमने जो इसका प्रतिरोध दिया था। ये सवाल था, ये बताओ कैसा लगा सवाल, क्या कहाँ से समझ में नहीं आया, ये बताइए। वाली बात समझ में आ गई, कौन सा नियम लगाया हमने, किरचॉफ का वोल्टा नियम, कि हर एक खंड में कहीं से भी पकड़ लो C' पे पहुंचना था, ये लगा दिया। I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर, ठीक है। फिर उसने कहा था तुल्य प्रतिरोध बताओ, तो हमने बोला कि R बराबर क्या होता है, तो हमने यहाँ से निकाला I बराबर E/R+R, लेकिन R बराबर क्या दिया ने 0, नगण्य प्रतिरोध कहा था। तो ये हमारे पास क्या आ गया I बराबर E/R, ठीक है। R हम इधर ले गए, I को इधर ले गए, लेकिन हमने पूछा ये I सही है, ये वाली बात I लगना चाहिए, इसमें से बैटरी में से I धारा निकली थी, तुम कहोगे नहीं इसमें से क्या निकली 3I निकली थी, तो हमने I की जगह पे क्या लगा दिया 3I। तो यहाँ से ये लिखना तुम तो सवाल, I की वैल्यू क्या आई थी 4, यहाँ लगा दिया आंसर आ गया। बताओ देख लो बुक में। अब उसने जो कहा था कि प्रत्येक किनारे पर धारा बताइए, तो प्रत्येक किनारे पर धारा यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, देखो सुनो कैसे भी, वैसे तो 12 हो गई, 12 बार बताओगे तो क्या कहोगे, कोई से भी एक पकड़ लो, AB में धारा कितनी है, AB में धारा A और B में कितनी धारा I, तो I कितनी आई है 4 एम्पियर। फिर BC में धारा बताओ, BC में धारा कितनी दी I/2 मतलब 2 एम्पियर। फिर C में धारा बताओ कितनी दी है I तो है C और C' में I कितनी है 4 एम्पियर। ऐसे मैंने ऐसा बता दिया, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, सबके लिखनी, सब भुजाओगे। अब यहाँ से मैंने बता दी, अब तो यहाँ से पहुँच जाओगे B में धारा, B' C' में धारा, फिर यहाँ पे पहुँच जाओगे A D में धारा, D C में धारा, D में धारा। इन्होंने पूरा एक ही लाइन में लिख दी है वाली बात। प्रत्येक किनारे में प्रवाहित होने वाली धारा को अब हम चित्र के अनुसार जान सकते हैं, ठीक है। ये बात बता दी बस, इन्होंने ना लिखा ऐसा, मैंने फिर भी 3-4 लिख के दिखा दी, 1 2 3, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब बताओ कैसा लगा ये सवाल, ठीक है। तो 1 से लेके हमारे 6 हो गए हैं, जिसमें हमने पहला दूसरा आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो 6 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवाल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें धन्यवाद, इजाज़त दीजिए।